हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम इवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो बेटा थोड़ा सा बिजी था, बट वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी। बट जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो अब रेगुलर अपलोड हो जाएंगे आपके, चाहे वो अकाउंट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्स में नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 19। तो 18 तक तो हमारा कंप्लीट और 19 भी 90% मैंने कंप्लीट करा दिया था। बस 2 टॉपिक रह गए थे, वो बचे थे, तो वो कंप्लीट कराने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल ही जो कि मैं अपलोड करूंगा, रेगुलर बेसिस पे 4 दिन पे 4 वीडियो आएगी और पूरा सिलेबस कॉमर्स का कंप्लीट करा दूंगा। संडे तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन। ओके, बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपको बस यही 2 टॉपिक बचा है, बाकी कोई भी टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं है। आप लोग मैच कर सकते हो। मैच कैसे करोगे? बुक के स्टार्टिंग में जाके देखना, जो टॉपिक दिए रहते हैं बस वही आपके सिलेबस में होते हैं, आपके स्कूल से मिले होंगे टॉपिक, तो देख लेना। अगर किसी में कोई एक्स्ट्रा आ रहा हो तो बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब तो मैंने आप लोग बता दिया था, जब बाइंग एंड सेलिंग हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर होती है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब किसी इंडिया की बाइंग एंड सेलिंग किसी और दूसरी कंट्री से हो रही है, इंडिया की अमेरिका से हो रही है। जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बट किसी और अदर कंट्री से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। ये तो पता था। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, बाकी हम लोगों ने डिफरेंस, मीनिंग बहुत कुछ देखा था। बट अब ये 2 टॉपिक बचा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि रह गया था। तो बस इसी को हम लोग देखेंगे और जल्दी से आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदा है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, तो नंबर 1 पर बेटा ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। देखो जितनी भी कंट्री हैं सबके अपने अपने क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं? फायदा होते हैं। जैसे मान लो मुझे कॉमर्स अच्छे से आता है, तो कोई टीचर जो को मैथ्स पढ़ा होगा उसको मैथ्स अच्छी आती है, किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं। उसी तरह कंट्री के भी अपने अपने क्या है? स्पेशलाइजेशन है। इंडिया हमारा देश किस लिए जाना जाता है? हमारा देश किस लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, है ना, पता है ना, खेती के लिए। लेकिन अमेरिका क्या है? अमेरिका वहाँ पर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहाँ पर आयरन जो होता है, लोहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। हर कंट्री के अपने अपने क्या अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो वही बोल रहा है ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन होता है। तो कंट्री क्या करती हैं कि जो जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होती हैं, जिस जगह पे वो एक्सपर्ट होती हैं, वो वही प्रोडक्ट बनाती है। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है। अमेरिका वाले क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर पे इतना फोकस नहीं करते। अगर उनको एग्रीकल्चर चाहिए होता है, अगर अनाज वगैरह चाहिए होते हैं, तो क्या करते हैं? इंडिया से ले लेते हैं या फिर किसी और कंट्री से ले लेते हैं जहाँ पर कृषि वगैरह ज़्यादा होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? उन लोग आयरन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह इंडिया है, इंडिया कोई ऐसा सामान है जो कि इंडिया में कम होता है बट बाहर किसी और कंट्री में ज़्यादा होता है, तो वो उस कंट्री से क्या कर लेता है? इम्पोर्ट करा लेता है। इम्पोर्ट यानी कि मंगवा लेता है, अपने देश में मंगा लेता है। समझ में आ रही बात? तो हर कंट्री का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई? इससे पैसा कम लगता है। भाई हमें कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ जल्दी, अब वही हम देखो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ हो रहा है, वो हमें सस्ता पड़ रहा है, बट वही चीज़ वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या होगा? वो चीज़ उतनी कॉस्टली पड़ेगी। अब वहाँ पर आयरन सस्ता पड़ रहा है तो यहाँ पर हमें महंगा पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन होता है। तो कंट्री अपने उस चीज़ पर फोकस करती है जो कि उनका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उनकी कमांड है, जिस पर उनकी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये हमारा एडवांटेज है। समझ में आ रही बात? तो ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन क्लियर। नंबर 2 क्या बेटा? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज किया जाता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको पूरी तरह से यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? देखो अब इंडिया है, इंडिया अपना एग्रीकल्चर के मशहूर है, तो उस पर फोकस करता है। तो वो क्या करते हैं कि इससे रिसोर्सेज खराब नहीं हो पाते। अब मान लो भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ही, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? आयरन बनाने का काम कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ें काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग उस पर पैसा ना खर्च करके उस चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं, उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिस पे हमें पैसे ज़्यादा ना लगे, जहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। अब उसी जगह पर जो चीज़ हमारे यहाँ जल्दी नहीं मिलती, हम लोग क्या करते हैं? दूसरी कंट्री से मंगा लेते हैं। यही काम दूसरी कंट्री करती है, वो क्या करती है? वो दूसरी कंट्री से मंगा लेती है। इससे क्या होता है? रिसोर्सेज जो होते हैं वेस्ट नहीं होते। रिसोर्सेज जो होते हैं वो पूरी उस तरह से वेस्ट नहीं होते, वो प्रॉपर तरीके से क्या होता है? उसका यूज होता है। भाई जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वही काम कर रहे हैं, फालतू काम करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो नंबर 3 देखो क्या है?
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये पॉइंट तो याद रखो, घुमा फिरा के हर जगह आ ही जाता है, इंपोर्ट ट्रेड हो, एक्सपोर्ट ट्रेड हो, कहीं भी हो ये दिख ही जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, ये इस हेडिंग को याद रखना, अक्सर ये एडवांटेज वगैरह में आ ही जाता है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है भाई। अब इंटरनेशनल ट्रेड है तो वहां पर क्या होगा भाई, कई मिडिल मैन चाहिए होंगे, सामान पहुंचाने के लिए चाहिए होगा, सामान लाने वाला चाहिए होगा, मतलब बहुत ऐसे वर्कर की जरूरत होगी जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होगी। इतना बड़ा काम हो रहा है, एक देश से दूसरे देश सामान जा रहा है, जहाज से जा रहा है, शिप से जा रहा है, शिप से जाता है तो पैसा आता है, वहां पे शिप वाले होते हैं, मर्चेंट नेवी में लोग काम करते हैं। आपके यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मर्चेंट नेवी में काम करते होंगे, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके मतलब बहुत से रिलेटिव होंगे जो कि वहां पे वर्क करते होंगे, पता होगा आपको। तो सारे सामान क्या होते हैं, शिप से ही तो जाते हैं, तो उनको कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, समझ में आ रही बात। तो वहां पर क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये आपका एडवांटेज है। नंबर 4, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का, रहन सहन का तरीका, वो क्या हो जाता है, हायर हो जाता है भाई, अच्छा हो जाता है। क्यों, अब देखो मेरे पास कौन सा मार्कर है, एल्कॉस का है। अब अलग अलग कंपनी आ रही है, फॉरेन से भी मार्कर आ गया, 25 रुपए में वही मार्कर मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा अरे यार एक तो ये, चलो दूसरा ट्राई करता हूँ, अमेरिका वाला ट्राई करके देखूं, चलो ऑस्ट्रेलिया वाला ट्राई करके देखूं। एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्कर आया नहीं है, ठीक है। तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं और अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें उनको मिलती हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है इंटरनेशनल के इंटरनेट की हेल्प से। नंबर 5, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इंटरनेशनल ब्रदरहुड का मतलब क्या है, भाईचारा। इंटरनेशनल में भाईचारा बना रहता है, मतलब आपस में भाईचारा बना रहता है। अब हम लोग एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच में एक रिलेशन बन गया, एक बॉन्डिंग हो गई, अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो बहुत अच्छा लगता है। आपको लग रहा है सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी आता है और मन भी करता है कि आपको और अच्छे से पढ़ूं। बट समझ रहे हो, तो हमारे बीच में क्या है, एक ब्रदरहुड हो गया है, ठीक है। तो एक अच्छा रिलेशन हो गया, भाईचारा। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड का मतलब क्या है, उसी तरह जब आप क्या कर रहे हो, आयात निर्यात यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सामान आ रहा है किसी कंट्री से किसी कंट्री जा रहा है, तो इस तरह से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। समझ में बात। तो ये आपकी 5 एडवांटेज है, मैक्सिमम 5 आते हैं, तो मैंने 5 ही बताए, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बाकी इसका नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप अपने मेरा तो सजेशन यही रहता है, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, हेडिंग याद करो, ओन वर्ड्स में जाके लिख के आओ, वो सबसे बेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग नोट्स बोलोगे, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो आगे, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या भाई, देखो फायदे हैं तो नुकसान भी है ना, फायदे हैं तो नुकसान भी है। नंबर 1 क्या है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो होता क्या है, हर कंट्री अपने अपने देश में एकदम बेहतरीन स्पेशलाइज है। तो हम लोग तो एग्रीकल्चर पे हैं, अमेरिका तो इंडस्ट्रीज वाला काम करता है, बड़ी बड़ी मतलब मशीनें बना रहा है, बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रहा है, तो रॉ मटेरियल वो हमसे पा रहा है और क्या कर रहा है, हमसे रॉ मटेरियल लेता है और अपना बेहतरीन सामान बना रहा है। समझ में आ रही बात। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है। मान लो इंडिया है, अमेरिका है, तो ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है, कुछ प्रोडक्ट के लिए ये डिपेंड है, कुछ प्रोडक्ट के लिए ये डिपेंड है। लेकिन जो इंडस्ट्री वाली है, जहां से रॉ मटेरियल जाता है, मान लो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता है अमेरिका में, अब अमेरिका को तो फायदा है, यहाँ से क्या होता है भाई, पक्के सामान आते हैं। तो अब हम लोग तो कभी बेहतरीन मोबाइल बना ही नहीं पाएंगे, हम लोग तो बेहतरीन मशीन बना ही नहीं पाएंगे, हम लोग तो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। भाई ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ये प्रोडक्ट आप बनाएंगे, तो जो कंट्री डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसका इसमें बहुत फायदा होता है। तो जो नीचे की कंट्री वो कभी डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अब मोबाइल है तो बाहर से आ जाएगा, कंप्यूटर है वो बाहर से आ जाएगा, बेहतरीन मशीन है वो बाहर से आ जाएंगी, अपने देश में कब बनाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने इंडिया में चीज़ें बनाओ और दूसरे पर डिपेंड होना बंद करो। बट बाहर की चीज़ें हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं, बाहर की चीज़ें हम लोग इतनी ज़्यादा लेते हैं, आप लोग समझ रहे हो, कि अपने देश की चीज़ें छीन लगती है। मोबाइल ही देख लो, वीवो, ओप्पो, आपको किसी को माइक्रोमैक्स का मोबाइल अच्छा नहीं लगा, समझ में आ रही बात। तो वहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 बेटा, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्री। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो अपनी होम इंडस्ट्रीज है उस पर ग्रोथ जो है उतनी नहीं हो पाती है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया मैंने, वीवो है, ओप्पो है, सारे मोबाइल कहाँ से, बाहर से आए हैं, कोई चाइना, जापान, अलग अलग जगह से हैं। अब हमारे कंट्री का मोबाइल कौन था, लावा था शायद, आई थिंक
माइक्रोमैक्स था, कहीं दिखता है आपको माइक्रोमैक्स मोबाइल? अब कोई खरीदता है? नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसमें भाई वो बात नहीं है जो बाहर के आइटम में। तो अपनी इंडस्ट्री जो है, अपनी होम इंडस्ट्री, वो ग्रो नहीं कर पा रही। अपने देश का सामान तो बाहर जा ही नहीं रहा है, उल्टा बाहर के देश का सामान अपने देश में आके बिक रहा है। तो अपनी जो होम इंडस्ट्री उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही। इंटरनेशनल कंपटीशन है तो भाई अपने ही नुकसान हो रहा है, अपने देश का तो वाले जो है उनका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तो ये होता है रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज। क्लियर? नंबर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब एक तरह समझ लो, जैसे कि मान लो अंग्रेज थे, हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो ट्रेड के पर्पज से आया था ना, कि उनको बिजनेस करना था। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, हमारे ही देश पे, हमारे ही भारत देश पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। समझ में आ रही बात? तो ये भी चांसेस रहते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन रहता है, किसी न किसी तरह से पता नहीं चलेगा और कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज चांसेस रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नंबर 4 क्या बेटा? नंबर 4 पे है आपका इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, हार्मफुल मतलब नुकसान जो आपको दे सकते हैं, वो सारे गुड्स लोग इंपोर्ट करा सकते हैं। और साथ ही साथ मान लो ऐसे कोई भी गुड्स है जो कि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, यानी कि कमोडिटीज़ है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपने देश में ना यूज़ करके ज़्यादा बाहर भेजते रहे, अपने यहाँ शॉर्टेज आ रही है। ये सब भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किसके? इंटरनेशनल ट्रेड के। नंबर 5 राइवलरी अमंग नेशंस। राइवलरी हो सकती है भाई, राइवलरी हो सकती है, राइवलरी चलती है ना भाई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर हर कंट्री भाई बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, हर देश अपने को आगे ले जाना चाहता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहता है। अब उसमें राइवलरी रहती है भाई, वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेचें, हम बेचें, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वार वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। ये सब इसकी क्या है, डिसएडवांटेज होती है, किसकी? इंटरनेशनल ट्रेड की। समझ में आ रही बात? तो ये आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेज। 5 डिसएडवांटेज मैंने बता दिए। अब 5 एडवांटेज थे, 5 डिसएडवांटेज थे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट। 5 चैप्टर बचे हैं जो कि कोशिश करूंगा डे टू डे। कल आपको जो है, आपको 20 चैप्टर जो है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड वो भी मिल जाएगा, उसके इम्पोर्ट ट्रेड, WTO, इंश्योरेंस और सिलेबस कंप्लीट। तो 5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, बोल नहीं रहा हूँ, करवा दूंगा। ठीक है? सोचना मत कि सर कहीं फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वीडियो अपलोड होगी रेगुलर और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? चलो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।